जूलिया के जिस्म को एक जोरदार झटका लगा और उसने एकदम आंखें खोल दी। वो चंद लम्हे खाली खाली नजरों से कमरे की छत को देखती रही। फिर जैसे ही उसका शऊर जागा, वो यकलते झटके से उठकर बैठ गई और फिर खुद को एक तंग कमरे में देखकर वो चौंक पड़ी। कमरा गोल था और मिट्टी और पत्थरों का बना हुआ था। यूं मालूम हो रहा था जैसे ये कमरा किसी पहाड़ी गार को काटकर बनाया गया हो। उसके करीब उसके साथी और एक उद्दड़ उम्र शख्स मुड़े तुड़े अंदाज में पड़े थे। वो सब बेहोश नजर आ रहे थे। ये कौन सी जगह है और हम सब यहाँ एक साथ कैसे आ गए? जूलिया ने खुद कलामी करते हुए कहा। दूसरे ही लम्हे उसके जहन में साबिका मंजर किसी फिल्मी सीन की तरह उभरता चला गया। उसे अपने फ्लैट में शंकरा का पुरइसरार अंदाज में आना, उसका बातें करना और फिर उन सब का उस पर फायरिंग करना और फायरिंग से शंकरा का बचना और फिर शंकरा का कोई अमल करना जिससे वो बेदम होकर गिर पड़े थे। सब कुछ याद आ गया था। ओ, इसका मतलब है हमें यहाँ शंकरा लाई है। जूलिया के मुंह से निकला। उसे अपने जिस्म पर चूंटियां सी रेंगती हुई महसूस हुई तो वो चौंक पड़ी। उसने देखा वाकई उसके जिस्म पर चूंटियां रेंग रही थी। ये देखकर जूलिया बौखलाकर उठ खड़ी हुई और जल्दी जल्दी उन चूंटियों को झाड़ने लगी। उसने फर्श पर बेशुमार चूंटियों को देखा जो उसके साथियों के जिस्म पर भी रेंग रही थी। जूलिया के करीब तनवीर पड़ा था। जूलिया जल्दी से उस पर झुक गई। तनवीर, तनवीर होश में आओ, तनवीर। जूलिया ने झुककर तनवीर को कंधे से पकड़कर झंझोड़ते हुए कहा, लेकिन तनवीर के जिस्म में कोई जंबिश ना हुई। जूलिया ने तनवीर और फिर बारी बारी अपने तमाम साथियों को झंझोड़ा, मगर उनमें से किसी को होश नहीं आ रहा था। ये क्या बात हुई? अगर मुझे होश आ सकता है तो फिर इन्हें होश क्यों नहीं आ रहा? जूलिया ने हैरान होकर कहा। उसने बारी बारी अपने सभी साथियों को फिर झंझोड़ा, मगर उन्हें होश न आया। हम्म, अब मैं इन्हें होश में कैसे लाऊं? न जाने ये कौन सी जगह है और शंकरा कहाँ है? जूलिया ने खुद कलामी करते हुए कहा और उठकर कमरे में देखने लगी। कमरे का एक फौलादी दरवाजा था जो बंद था। अलबत्ता शुमाली दीवार पर एक रोशनदान जरूर बना हुआ था जो काफी बड़ा था, मगर उसमें सलाखें लगी हुई थी। शायद रोशनदान हवा की आमदोरफ्त के लिए बनाया गया था। जूलिया दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसने हैंडल घुमाया, मगर दरवाजा बाहर से लॉक था। जूलिया ने बेख्तियार होंठ भींच लिए। उसने दरवाजे से कान लगाकर बाहर की आवाजों को सुनना चाहा, मगर बाहर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। उसी लम्हे जूलिया के उकब से एक कराह की आवाज सुनाई दी। जूलिया ने चौंक कर पलट कर देखा तो तनवीर के जिस्म में तहरीक हो रही थी। ये देखकर जूलिया की आंखें चमक उठी। वो तेजी से तनवीर की तरफ बढ़ी। तनवीर, होश में आओ तनवीर। जूलिया ने तनवीर के कंधे पकड़कर झंझोड़ा तो इस बार तनवीर ने आंखें खोल दी। वो चंद लम्हे खाली खाली नजरों से जूलिया को देखता रहा। फिर जैसे ही उसकी आंखों में शऊर की चमक आई, वो जल्दी से उठ बैठा और फिर वो भी अपने जिस्म पर से चूंटियों को झाड़ने लगा। ओ, ये हम कहाँ है मिस जूलिया? उसने कहा। हमें यहाँ लाने वाली शंकरा के सिवा और कौन हो सकता है? जूलिया ने कहा। ओ, लेकिन ये कौन सी जगह है और हम यहाँ कब से बेहोश पड़े हैं? तनवीर ने कहा। जगह कौन सी है मुझे ये तो नहीं मालूम, लेकिन हम यहाँ पिछले 3 घंटों से बेहोश पड़े हैं। पहले मुझे होश आया था। मैंने तुम सबको होश दिलाने की बेहद कोशिश की, मगर अब तुम्हें खुद ही होश आया है, जूलिया ने कहा। उसी लम्हे बारी बारी सबने कराते हुए आंखें खोलती, हत्ता के उस उद्दड़ उम्र शख्स को भी होश आ गया। उन सबने भी जगह और माहौल को देखकर जूलिया और तनवीर की तरफ पूछा था। उद्दड़ उम्र से पूछने पर उसने बताया कि वो प्रोफेसर अल्बर्ट है। समझ में नहीं आ रहा, शंकारा का इस तरह हमें अगवा करने का क्या मकसद हो सकता है? सिद्दीकी ने कहा। उसका जो भी मकसद है वो हम बाद में देखेंगे, पहले हमें यहाँ से निकलना चाहिए। इमरान साहब ने हमें किसी खास वजह से एक जगह जमा होने को कहा था। उन्हें हमारी गुमशुदगी का यकीनन पता चल गया होगा और वो हमारे लिए परेशान हो रहे होंगे, चौहान ने कहा। इमरान, तुम इमरान के साथी हो और तुमने अभी अभी शंकारा ही का नाम लिया था ना? अचानक प्रोफेसर अल्बर्ट ने चौंकते हुए कहा, जो खामोशी से उनकी बातें सुन रहा था। हाँ, क्यों? क्या आप इमरान और शंकारा को जानते हैं? जूलिया ने कहा। हाँ, मैं जानता हूँ, प्रोफेसर अल्बर्ट ने कहा, और उसने उन्हें अपने बारे में, इमरान के फोन करने के बारे में और फिर रिहाइशगाह की तबाही, वहां इमरान की आमद और रास्ते में गुंडों के हमले की तफसील बतानी शुरू कर दी। ओ, इसका मतलब है शंकारा ने आपको इसलिए अगवा किया है कि कहीं आप अपने उलूम से उसकी हकीकत न जान ले, खावर ने होंठ सुकुड़ते हुए कहा। शायद, प्रोफेसर अल्बर्ट ने कहा। प्रोफेसर साहब, क्या आप यहाँ अपना कोई अमल कर सकते हैं? मेरा मतलब है, क्या आपके पास ऐसा कोई अमल है जिससे आप शंकारा के सिलसिले में हमारी कोई मदद कर सके? नुमानी ने प्रोफेसर अल्बर्ट से मुखातिब होकर कहा। अमल तो बहुत से हैं, मगर उनके लिए मुझे खास माहौल बनाना पड़ता है, जिसके लिए मुझे बहुत सी चीजों की जरूरत होती है। यहाँ ना वो चीजें हैं और ना माहौल, प्रोफेसर अल्बर्ट ने कहा। ओ, इसका मतलब है आप इस वक्त हमारे किसी काम नहीं आ सकते, जूलिया ने कहा। मजबूरी है, प्रोफेसर अल्बर्ट ने कंधे उचकाकर कहा। मेरा ख्याल है हमें चीफ या इमरान साहब से बात कर लेनी चाहिए, खावर ने कहा। क्या बात कर रहे हो? तुम होश में तो हो? जूलिया ने खावर को तेज नजरों से घूरते हुए कहा।
वो प्रोफेसर अल्बर्ट की वजह से ऐसा कह रही थी। गो प्रोफेसर अल्बर्ट इमरान के दोस्त थे, लेकिन वो भला उस पर अपनी हैसियत कैसे जाहिर कर सकते थे। खावर जूलिया की नजरों का मफहूम समझ गया था। ओ सॉरी, मैं भूल गया था। खावर ने कदरे शर्मिंदा से अंदाज में कहा। यहाँ से निकल के बारे में सोचो, जूलिया ने तेज लहजे में कहा। मिस जूलिया, हमारे पास आम मसला तो नहीं है। यहाँ से निकलने के लिए हमें साइंसी असले का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके लिए अगर हम वक्ती तौर पर थोड़ी देर के लिए प्रोफेसर अल्बर्ट को हाफ ऑफ कर दे तो। खावर ने फ्रांसीसी जबान में कहा। हाँ, यही मुनासिब रहेगा। हम इस पर यह हरगिज जाहिर नहीं होने देंगे कि हम कौन है। जूलिया ने अजबात में सर हिलाते हुए कहा। ये काम मैं करता हूँ, तनवीर ने कहा। वो प्रोफेसर अल्बर्ट के उकब में था। उसने अचानक प्रोफेसर अल्बर्ट की गर्दन पकड़ ली। इससे पहले कि प्रोफेसर अल्बर्ट को समझता, तनवीर ने उसकी गर्दन की मखसूस रगें दबाकर उसे बेहोश कर दिया। प्रोफेसर अल्बर्ट तनवीर के हाथों में झूल गया था। तनवीर ने उसे संभालकर कमरे की एक दीवार के पास लिटा दिया। अब हम अपना काम आजादाना माहौल में कर सकते हैं, तनवीर ने कहा, और उसने अपने लिबास की खुफिया जेब से छोटी सी पिचकारी गन निकाली। ये देखकर जूलिया ने अपने सर पर से क्लिप उतार लिया। उसी तरह सिद्दीकी और खावर ने रेस गन और नोमानी ने नीडल थ्रू गन, जबकि चौहान ने जेब से सिया रंग के कैप्सूल निकाल लिए थे। सिद्दीकी ने ऊपरी जेब से अपना मखसूस अल्ट्रा रेस चश्मा निकालकर आंखों पर लगा लिया था। उसने चश्मे के किनारों पर मौजूद बटन प्रेस किए तो चश्मे के शीशे यकलक नीले हो गए। सिद्दीकी दरवाजे की तरफ बढ़ा और चश्मे के बटनों को मुसलसल प्रेस करते हुए दरवाजे की तरफ देखने लगा। उस चश्मे की मखसूस रेस की वजह से वो दीवारों के आर पार देख सकता था। उसने दरवाजे की दूसरी तरफ एक राहदारी देखी। राहदारी खाली थी। दूसरी तरफ राहदारी है, सिद्दीकी ने कहा। कोई नजर आ रहा है, जूलिया ने पूछा। नहीं, राहदारी बिल्कुल खाली है, सिद्दीकी ने जवाब देते हुए कहा। इन दीवारों के पीछे देखो, जूलिया ने कहा तो सिद्दीकी दीवारों के पीछे झांकने लगा। शुमाली और जुनूबी जानिब इसी तरह के खाली कमरे थे, जबकि पीछे रास्ता बंद है। हम एक पहाड़ी कार में है मिस जूलिया, बाहर जाने का रास्ता सिर्फ मशरिकी दरवाजे की तरफ ही है, सिद्दीकी ने कहा। ठीक है, तनवीर दरवाजा खोलो, जूलिया ने कहा तो तनवीर सर हिलाकर आगे बढ़ा। उसने फौलादी दरवाजे के की होल से पिचकारी गन का मुंह लगाया और पीछे से उसका बटन प्रेस कर दिया। गन से जर्द रंग का सयाल निकलकर लॉक में गिरा। उसी लम्हे की होल से हल्का हल्का धुआं निकलने लगा। ये देखकर तनवीर पिचकारी गन हटाकर पीछे हट गया। सिद्दीकी, तुम मुसलसल दरवाजे की तरफ देखते रहो, जूलिया ने कहा तो सिद्दीकी मखसूस चश्मे से राहदारी को देखने लगा। पिचकारी गन से निकलने वाले एसिड ने चंद ही लम्हों में दरवाजे का लॉक पिघला दिया था। जूलिया ने आगे बढ़कर दरवाजे का हैंडल पकड़कर खींचा तो दरवाजा खुलता चला गया। आओ, जूलिया ने कमरे से निकलते हुए कहा तो वो तेजी से कमरे से बाहर आ गए। प्रोफेसर अल्बर्ट का क्या करना है मिस जूलिया, चौहान ने जूलिया से मुखातिब होकर कहा। इन्हें फिलहाल यही पड़ा रहने दो, पहले यहाँ से निकलने का रास्ता बना ले, फिर इन्हें ले जाएंगे, जूलिया ने कहा तो चौहान ने अजबात में सर हिला दिया। फिर वो मोहतात अंदाज में राहदारी में पड़ने लगे। एहतियात से, आगे कोई हो सकता है, जूलिया ने कहा, और फिर वो राहदारी के सिरे पर पहुंच गए। वो राहदारी की दीवारों के साथ लगकर खड़े हो गए और राहदारी के दाएं बाएं देखने लगे तो उन्हें दाएं तरफ 8 मुसल्लह अफराद और बाएं तरफ 4 अफराद दिखाई दिए। वो आपस में बातें करते हुए उसी तरफ आ रहे थे। हम इनके करीब आने का इंतजार करेंगे। जैसे ही वो करीब आएंगे, चौहान तुम दाएं साइड वाले अफराद पर कैप्सूल बम फेंकोगे और बाएं जानिब से आने वाले अफराद पर मैं फ्लैश मारूंगी और फिर हम इन पर टूट पड़ेंगे, जूलिया ने उन्हें हिदायत देते हुए कहा। दोनों साइडों से उन अफराद के बातें करने और उनके कदमों की आवाजें आ रही थी और फिर वो जैसे ही नजदीक आए, चौहान ने हाथ में पकड़े हुए 2 सिया कैप्सूल दाएं तरफ से आने वाले 8 अफराद की जानिब उछाल दिए। इससे पहले कि मुसल्ला अफराद चौहान और उसकी फेंकी हुई चीज को देखकर कुछ करते, कैप्सूल उनके करीब आ गिरे और फिर यक के बाद दिगरे 2 धमाके हुए और उन अफराद के गिर्द सिया धुआं सा फैल गया। ये इंतहाई जूद असर जहरीला धुआं था जिसने आन वाहिद में उन 8 मुसल्ला अफराद को हलाक कर दिया था। वो सब कटे हुए शैतरों की मानित गिर पड़े थे। धुआं इस कदर जहरीला था कि उन्हें तड़पने और चीखने का मौका ही नहीं मिला था। उधर बाएं तरफ से आने वाले 4 अफराद के करीब आने की देर थी कि जूलिया दीवार की साइड से निकलकर अचानक उनके सामने आ गई। उसे देखकर वो चारों अफराद बुरी तरह से चौंक उठे। उन्होंने अपनी गनें सीधी की, लेकिन इससे पहले कि वो ट्रिगर दबाते, जूलिया ने क्लिप का बटन प्रेस किया तो क्लिप के अगले हिस्से से तेज फ्लैश सा चमका और उन 4 अफराद को यूं महसूस हुआ जैसे उनकी आंखों में यकलक मिर्ची सी भर गई हो। वो हलक के बल चीख उठे। उसी लम्हे खावर और सिद्दीकी आगे बढ़े और उन्होंने उन चारों अफराद पर बारी बारी रेस गन का फायर कर दिया। गन से सुर्ख रंग की रेस निकलकर जैसे ही उन अफराद पर पड़ी, उनके जिस्म खौफनाक धमाके से फट गए। गुड, तनवीर, खावर और नुमानी, तुम तीनों बाएं तरफ चले जाओ। चौहान और सिद्दीकी, तुम मेरे साथ दाएं तरफ चलो। जो भी नजर आए उसको हलाक कर दो। हमें यहाँ से हर हाल में निकलना है और वो भी जिंदा, जूलिया ने कहा तो तनवीर, खावर और नुमानी तेजी से बाएं तरफ भागते चले गए, जबकि जूलिया, सिद्दीकी और चौहान दाएं तरफ गए।
धमाकों की आवाजें गार के मुख्तलिफ हिस्सों में गूंज रही थी, जिसकी वजह से गार में हर तरफ भागने दौड़ने की आवाजें आना शुरू हो गई थी। उसी लम्हे सामने से 3 अफराद मशीन गनों की फायरिंग करते हुए जूलिया की तरफ आ निकले। जूलिया, सिद्दीकी और चौहान तेजी से दीवारों के साथ लग गए। मशीन गनों से निकलती हुई गोलियां उनके करीब से निकलती चली गई। सिद्दीकी के पास भी खावर जैसी एक रेस गन थी। उसने रेस गन का बटन प्रेस करते हुए अपने हाथ को नीम दायरे की सूरत में हरकत देते हुए उन मुसल्लह अफराद पर रेस फायर की, तो उनमें से 2 अफराद पर जो ब्लास्टिंग रेस की जद में आ गए, उनके जिस्म जोरदार धमाकों से फट गए। तीसरे शख्स ने पलटकर भागने की कोशिश की, लेकिन उसी लम्हे सिद्दीकी ने उस पर भी ब्लास्टिंग रेस फायर कर दी। एक जोरदार धमाका हुआ और उस शख्स का जिस्म भी फटकर लोथड़ों में तब्दील हो गया। मिस जूलिया, आप चीफ या इमरान साहब से राब्ता करें, बाकी हम संभाल लेंगे। सिद्दीकी ने जूलिया से मुखातिब होकर कहा। ओ हाँ, ये बहुत जरूरी है, जूलिया ने कहा। दाएं तरफ एक दरार थी जहां काट कबाड़ पड़ा था। जूलिया तेजी से उस दरार में दाखिल हो गई, जबकि सिद्दीकी और चौहान तेजी से सामने भागते चले गए। जूलिया ने दीवार की साइड में आकर अपनी रिस्ट वॉच का बटन खींचा और चीप की फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करने लगी। चंद ही लम्हों में उसका चीप से राब्ता कायम हो गया। X2 ओवर। दूसरी तरफ से X2 की मखसूस आवाज उभरी। जूलिया बोल रही हूँ चीप, ओवर। जूलिया ने कहा। कहाँ हो तुम और तुम्हारे साथी कहाँ है, ओवर। X2 ने तेज लहजे में कहा, तो जूलिया ने चीफ को सारी सूरत हाल बता दी। क्या वहां शंकारा भी मौजूद है, ओवर। X2 ने पूछा। मालूम नहीं चीफ, अभी तक दोबारा हमारा उससे सामना नहीं हुआ है, ओवर। जूलिया ने जवाब देते हुए कहा। ठीक है, तुम्हें उसका सामना करने की कोई जरूरत नहीं है। कोशिश करो कि तुम अपने साथियों के साथ वहां से निकल जाओ। शंकारा ने तुम्हें कासानी पहाड़ियों के गार में कैद कर रखा है। वहां से निकलकर तुम पहाड़ियों में चले जाओ। कुछ देर बाद वहां इमरान जोसेफ के साथ पहुंच जाएगा। फिर जैसा इमरान कहे उसकी हिदायत पर अमल करना, ओवर। X2 ने कहा। यस चीफ, ओवर। जूलिया ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। ओके, ओवर एंड ऑल, X2 ने कहा और उसके साथ ही राब्ता मुनक़ते हो गया। गार में दौड़ने भागने, फायरिंग और धमाकों के साथ इंसानी चीखों की मिलीजुली आवाजें सुनाई दे रही थी। यूं मालूम हो रहा था जैसे 2 मुतहारिब ग्रुप्स में ठन गई हो। जूलिया ट्रांसमीटर ऑफ करके दरार से बाहर निकली। उसने दाएं बाएं झांका, मगर उस तरफ कोई नहीं था। उसी लम्हे उसे दाएं तरफ से भागते कदमों की आवाजें सुनाई थी। उसने चौंक कर देखा तो उस तरफ से 3 अफराद भागते हुए आ रहे थे। जूलिया ने पहली नजर में ही पहचान लिया, वो तनवीर, खावर और नोमानी थे। उनके हाथों में मशीन गनें थी जो शायद उन्होंने मुजरिमों से छीनी थी। चंद ही लम्हों में वो भागते हुए जूलिया के करीब आ गए। क्या रहा, जूलिया ने पूछा। उस तरफ गार दर गार रास्ते और दरारें हैं जहां उन लोगों ने अपनी रिहाइशगाह बना रखी थी। हमने उन सबका खात्मा कर दिया है। उनकी तादाद 15 थी, तनवीर ने कहा। ठीक है, आओ, जूलिया ने कहा और फिर वो बाएं तरफ चल पड़े। चंद ही लम्हों में सिद्दीकी और चौहान भी उनके पास आ गए। उन्होंने भी 17 अफराद को हलाक किया था जो आगे गार के दरारनुमा कमरों में थे। मेरा ख्याल है शंकारा यहाँ नहीं है। अगर वो यहाँ होती तो धमाकों और अपने साथियों की चीखें सुनकर वो यकीनन बाहर आ जाती और हमें एक बार फिर अपनी मावराई ताकतों से काबू करने की कोशिश करती, जूलिया ने कहा। जी हाँ, हमने हर तरफ देखा था मगर शंकारा कहीं नहीं थी, सिद्दीकी ने कहा। मेरी चीफ से बात हुई है। चीफ ने कहा है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना है। कासानी पहाड़ियों के पास इमरान जोसेफ को लेकर आ रहा है। हमें उसकी हिदायत पर अमल करना है। जूलिया ने उन्हें चीफ की हिदायत के बारे में बताते हुए कहा। जोसेफ, तनवीर ने बेख्तियार कहा। हाँ, शंकारा का ताल्लुक चूंकि बदरुओं से है और वो अफ्रीका की पुरइसरार दुनिया से आई है, इसलिए उसका मद मुकाबिल यकीनन जोसेफ साबित हो सकता है। मेरा ख्याल है इमरान उसे किसी खास वजह से यहाँ ला रहा है, जूलिया ने कहा। दाएं तरफ गार से बाहर जाने का रास्ता है मगर आगे से गार बंद है, नोमानी ने कहा। कोई बात नहीं, रेसगन से हम बंद गार को खोल सकते हैं। आओ, इससे पहले कि शंकारा यहाँ आ जाए हम यहाँ से निकल जाते हैं, जूलिया ने कहा। और वो प्रोफेसर अल्बर्ट, क्या उसे भी साथ ले जाना है, चौहान ने कहा। ओह हाँ, हम उसे शंकारा के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। नोमानी, तुम जाओ और प्रोफेसर अल्बर्ट को उठा लाओ, जूलिया ने कहा। तो नोमानी ने सर हिलाया और पलटकर उस तरफ भाग उठा जहां वो प्रोफेसर अल्बर्ट को बेहोश करके छोड़ आए थे। थोड़ी ही देर में नोमानी प्रोफेसर अल्बर्ट को कंधे पर लाते वहां पहुंच गया तो वो गार के दहाने की तरफ बढ़ने लगे। गार के दहाने पर एक गोल पत्थर पड़ा था जिसे किसी मैकेनिज्म के तहत हरकत में लाया जाता था, लेकिन उन्हें चूंकि जल्द से जल्द वहां से निकलना था, इसलिए सिद्दीकी और खावर ने उस पत्थर पर ब्लास्टिंग रेस फायर कर दी, जिससे पत्थर धमाके से फटकर टुकड़ों में तब्दील हो गया था और वहां वाकई एक बड़ा शिगाफ बन गया था। और फिर वो सब तेजी से उस शिगाफ से निकलते चले गए। शंकारा गार के खुफिया कमरे में मौजूद थी और कुर्सी पर बैठी बड़ी बेचैनी से इमरान और मिकाशो का इंतजार कर रही थी। इमरान ने उसे कॉल करके कहा था कि वो बेहोश मिकाशो को लेकर वहां पहुंच रहा है।
शंकारा को इस बात की खुशी थी कि उसका गुलाम मिकाशो वहां पहुंच रहा है, क्योंकि मिकाशो ही वो इंसान था जो उसे अफ्रीका के जंगलों में ले जाकर उसके लिए काशारा के जिस्म के हुसूल को मुमकिन बना सकता था। इसलिए वो बेचैनी से उसका इंतजार कर रही थी। मिकाशो के साथ वहां खुद इमरान भी आ रहा था। शंकारा ने सोचा इस बार वो इमरान से खुलकर बात करेगी। अब वो उसे बेपनाह दौलत का लालच देगी। अपनी मावराई ताकतों से वो इमरान के सामने सोने और हीरो के ढेर लगा देगी। वो इमरान को दुनिया में ऐसा मकाम दिला देगी जो किसी के पास नहीं हो सकता था। शंकारा सोच रही थी अगर इमरान उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाए तो वो उसे हकीकत में राज करा सकती है। शंकारा को यकीन था कि इमरान उसके लालच में जरूर आ जाएगा, इसीलिए वो बेचैनी से उसकी आमद का इंतजार कर रही थी। लेकिन वो आने का नाम ही नहीं ले रहा था। वक्त गुजरता जा रहा था और शंकारा की परेशानी बढ़ती जा रही थी। शंकारा गार के उस हिस्से में थी जहां बाहर दूसरे गारों से कोई आवाज अंदर नहीं आ सकती थी। वैसे भी जैकब ने अपने लिए कमरा साउंड प्रूफ बना रखा था, जिसकी वजह से न कोई आवाज कमरे से बाहर जा सकती थी और न बाहर की आवाज अंदर आ सकती थी। यही वजह थी कि शंकारा को सीक्रेट सर्विस के मेंबरान के होश में आने और गार में होने वाले हंगामों के बारे में कुछ मालूम नहीं था। अचानक शंकारा के सामने रोशनी से चमकी और वहां एक सियाह फाम बुढ़िया नमूदार हुई। बुढ़िया का रंग इंतहाई हद तक सियाह था। उसके सर के बाल सफेद और बेतहाशा बड़े हुए थे। उन बालों से उसने अपने पूरे जिस्म को ढांप रखा था। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थी और उसके होंठ बेहद मोटे और सुर्ख थे। यूं मालूम हो रहा था जैसे वो अभी ताजा खून पीकर आई हो। उसका चेहरा बेहद भयानक था। उसके हाथ में सांप की तरह बल खाती हुई एक लकड़ी थी, जिसका सहारा लिए वो खड़ी थी। लेकिन इसके बावजूद उसका जिस्म हौले हौले कांप रहा था, जैसे उसे शदीद सर्दी का एहसास हो रहा हो। उस बुढ़िया को देखकर शंकारा बुरी तरह से चौंक पड़ी। साकाली, तुम यहाँ? शंकारा ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा, जैसे उसे उस बुढ़िया की अचानक यहाँ आमद की तवक्को ही नहीं थी। हाँ मेरी बच्ची, मैं तुम्हारे लिए यहाँ आई हूँ। बुढ़िया के मुंह से थरथराती हुई आवाज निकली। मेरे लिए? मगर क्यों? मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया था, शंकारा ने कहा। उसके लहजे में बदस्तूर हैरत का उनसर था। मैं जानती हूँ मेरी बच्ची, तुमने मुझे नहीं बुलाया। मैं खुद यहाँ आई हूँ तुम्हारी हिफाजत करने के लिए। बुढ़िया ने जिसका नाम साकाली था कहा। मेरी हिफाजत के लिए? क्या मतलब? उसकी बात सुनकर शंकारा ने और ज्यादा चौंकते हुए कहा, हाँ मेरी बच्ची, तुम खतरे में हो। रोशनी की दुनिया के नुमाइंदे तुम्हें फना करने की तैयारी कर रहे हैं, साकाली ने कहा तो शंकारा के चेहरे पर शदीद तहिर उभर आया। रोशनी के नुमाइंदे मुझे फना करने की तैयारी कर रहे हैं? ये तुम क्या कर रही हो सकाली? तुम्हारी कोई बात मेरी समझ में नहीं आ रही। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? शंकारा ने हैरत और गुस्से के मिले जुले अंदाज में कहा, मैं तुम्हें बताती हूँ। तुम यहाँ जिस इमरान और जोसेफ का इंतजार कर रही हो, वही दोनों तुम्हें फना करने या फिर तुम्हें अपने बस में करने के लिए आ रहे हैं। वे डॉक्टरों के बहुत बड़े ऋषि ने, जिसका नाम जोशुआ है, जोसेफ के सर पर पिदाराना हाथ रखा हुआ है। वो हर मुश्किल और परेशानी में जोसेफ को किसी न किसी अंदाज में मदद करता रहता है। जोसेफ भी जब कभी किसी मुश्किल में होता है तो वो जोशुआ, जिसे वो फादर जोशुआ कहता है, की रूह से मदद मांग लेता है। इमरान के कहने पर जोसेफ ने फादर जोशुआ से खास तौर पर राब्ता किया था, जिसने जोसेफ को तुम्हारी तमाम हकीकत बता दी है। उसने जोसेफ को यह भी बता दिया है कि तुम किस तरह फना हो सकती हो या किस तरह तुम्हें काबू किया जा सकता है। फादर जोशुआ ने जोसेफ को जो कुछ बताया था वो उसने इमरान को बता दिया है। अब वो तुम्हें फना करने या काबू करने के लिए यहाँ आ रहे हैं, साकाली ने जवाब देते हुए कहा। ओ ओ, ये तुम क्या कर रही हो साकाली? जोसेफ मेरा गुलाम मिकाशो है। अभी कुछ देर पहले इमरान ने मुझसे राब्ता करके कहा था कि मिकाशो बेहोश है और उसे किसी तरह होश नहीं आ रहा, जिसकी वजह से वो उसे लेकर यहाँ आ रहा है ताकि मैं उसे होश में ला सकूं। अगर मिकाशो बेहोश है तो फिर वो फादर जोशुआ से कैसे राब्ता कर सकता है? शंकारा ने कहा। उसके लहजे में बेपनाह हैरत थी। मुझे जो कुछ मालूम हुआ है वो मैंने तुम्हें बता दिया है मेरी बच्ची, साकाली ने कहा। ओ, लेकिन वो मुझे कैसे फना कर सकते हैं और काबू करने से तुम्हारी क्या मुराद है? शंकारा ने कहा। ये मैं नहीं जानती और ना ही मुझे बताया गया है। मुझे तुम्हारे पास महाशैतान ने भेजा है। उसने कहा है कि इमरान और जोसेफ नामी इंसान तुम्हारे लिए शदीद खतरे का बास बन सकते हैं। इमरान में चूंकि नेकी के औसाफ है और वो इंतहाई आला दर्जे का बाकिरदार इंसान है, इसलिए तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकोगी और न ही तुम जोसेफ को कोई नुकसान पहुंचा सकती हो, क्योंकि वो इमरान के साथ है और उसके सर पर बड़े बड़े वीर डॉक्टरों का हाथ है। इसलिए महाशैतान का हुक्म है कि तुम उनका सामना ना करो और यहाँ से निकल जाओ, बल्कि जिस कदर जल्द मुमकिन हो सके इस मुल्क को छोड़कर किसी जंगल बयाबा में चली जाओ ताकि वो दोनों तुम तक न पहुंच सके, साकाली कहती चली गई। तो तुम्हारा मतलब है महाशैतान ने मुझे उन दोनों इंसानों से डरकर भाग जाने का मशवरा दिया है? शंकारा ने हैरत से आंखें फैलाते हुए कहा। नहीं मेरी बच्ची, ये बात नहीं है, साकाली ने कहा। तो फिर और क्या बात है? शंकारा ने गुस्से और बेबसी के आलम में होठ काटते हुए कहा। ये मसलहत का तकाजा है मेरी बच्ची, साकाली ने कहा। मसलहत? कैसी मसलहत? शंकारा ने कहा। तुम अभी अधूरी हो मेरी बच्ची।
जब तक तुम काशारा का जिस्म हासिल नहीं कर लेती उस वक्त तक तुम मुकम्मल नहीं हो सकती। काशारा का जिस्म हासिल करने के लिए अभी तुम्हें कई कठिन मरहलों से गुजरना है। काशारा तक पहुंचने और उसका जिस्म हासिल करने में तुम्हें बहुत वक्त लगेगा। और जब तक तुम मुकम्मल शंकारा देवी नहीं बन जाती तुम हमेशा खतरे में रहोगी। तुम्हें नहीं मालूम तुम जैसी महान शक्ति को हासिल करने के लिए बहुत सी ताकतें हरकत में आ चुकी हैं जिनसे तुम्हें बचना है। अगर तुम किसी के काबू में आ गई तो वो तुम्हें अपनी कठपुतली बना लेगा और तुम्हें हमेशा उसकी कनीज बनकर रहना होगा। क्या महाशक्तियों की मालिका ये चाहेगी कि वो किसी की कनीज बनकर रहे? साकाली कहती चली गई। न नहीं नहीं, मैं अजीम शंकारा हूँ, महाशक्तियों की मालिका शंकारा देवी, और शंकारा देवी किसी की कनीज बनकर रहे ये कैसे हो सकता है? ये कैसे मुमकिन है? शंकारा ने तेज लहजे में कहा। तो फिर जो महाशैतान का हुक्म है उसे मान जाओ मेरी बच्ची, इसी में तुम्हारी भलाई है। खुद को इंसानों के कब्जे से बचाना चाहती हो तो यहाँ से दूर, बहुत दूर किसी जंगल में चली जाओ, साकाली ने कहा। ओ म, मगर ये कैसे हो सकता है? मैं दो इंसानों के डर से कैसे भाग सकती हूँ? नहीं साकाली, ये बुजदिली है। मैं शंकारा देवी हूँ और शंकारा देवी बुजदिल नहीं हो सकती, कभी नहीं, शंकारा ने गुर्राकर कहा। फिर वही बात मैं तुम्हें कह रही हूं ना, साकाली ने कहा। लेकिन शंकारा ने फौरन उसकी बात काट दी। बस साकाली, इससे ज्यादा कुछ न कहना। शंकारा ना बुजदिल है और ना ही बुजदिली दिखा सकती है, इसलिए अपने मशवरे अपने पास ही रखो। अगर इमरान और मिकाशो मेरी मौत के ख्वाह हैं तो फिर मैं भी उनको हलाक करना अपना मकसद बना लूंगी। तुम ये बखूबी जानती हो कि शंकारा जो मकसद बना लेती है उसमें हर सूरत में कामयाबी हासिल करती है। शंकारा ने नकुद भरे लहजे में कहा। ओ, क्या तुम इमरान और जोसेफ को हलाक करोगी? साकाली ने चौंक कर कहा। हाँ, शंकारा की ताकतें लाजवाल है। शंकारा अधूरी जरूर है मगर अब भी शंकारा में इतनी ताकतें हैं कि वो इमरान और मिकाशो जैसे इंसानों को एक लम्हे से कम वक्फे में हलाक कर सकती है, शंकारा ने कहा। तुम्हें हर हाल में रोशनी के नुमाइंदों से दूर रहने को कहा गया है मेरी बच्ची। तुम नहीं जानते, रोशनी की दुनिया के नुमाइंदे हमारे लिए बेहद खतरनाक हो सकते हैं, साकाली ने कहा। कुछ भी हो मैं उनका मुकाबला करूंगी, शंकारा ने कहा। तुम बहुत बड़ी भूल कर रही हो मेरी बच्ची, साकाली ने कहा। भूल? कैसी भूल? शंकारा ने चौंक कर कहा। अगर मैं कहूं कि अब तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं है तो, साकाली ने बड़े पुरइसरार लहजे में कहा। तो शंकारा बुरी तरह से उछल पड़ी। क्या क्या कहा तुमने? शंकारा ने चीख पड़ने वाले अंदाज में कहा। हाँ मेरी बच्ची, तुमने जिस लड़की का जिस्म हासिल कर रखा है उस जिस्म में दाखिल हुए तुम्हें 6 पहर हो चुके हैं और तुम ये भूल रही हो कि तुम इस जिस्म में ज्यादा से ज्यादा 7 पहरों तक ही रह सकती हो। 7वां पहर पूरा होते ही तुम्हारा ये जिस्म गल सड़ जाएगा और तुम्हें हर सूरत में इस जिस्म से बाहर निकलना होगा और ऐसा ही नया जिस्म हासिल करना होगा। ऐसी नौजवान लड़की जो मावराई ताकतों के बारे में आगाही रखती हो और उसका ताल्लुक किसी साहिर से हो, किसी आम लड़की के जिस्म में तुम दाखिल नहीं हो सकती, साकाली ने कहा। इस बार साकाली की बात सुनकर शंकारा का रंग बदल गया था और उसके चेहरे पर हकीकी घबराहट तारी हो गई थी। ओ ओ, ये बात तो मैं वाकई भूल गई थी, शंकारा ने होंठ सुकुड़ते हुए कहा। 6 पहरों से पहले तुम अपनी तमाम मावराई शक्तियों को इस्तेमाल कर सकती हो मगर अब चूंकि 6 पहर पूरे हो चुके हैं इसलिए सिबली उलूम का तुम एक छोटा सा मंत्र भी नहीं पढ़ सकती। तुम अब आम सी लड़की बन चुकी हो, ना तुम अपनी मावराई शक्तियों को इस्तेमाल कर सकती हो और ना उन शक्तियों को अपनी मदद के लिए बुला सकती हो। अपने इस जिस्म को महफूज रखने के लिए तुम्हें मेरे साथ किसी तारीख जंगल में जाना होगा या फिर, साकाली कहते कहते रुक गई। या फिर क्या साकाली? शंकारा ने बेचैनी से पूछा। या फिर तुम्हें एक सफेद फार्म और एक सियाह फार्म इंसान के खून का गुसल करना होगा। अगर तुम अगले 1 पहर में ऐसे 2 इंसानों के खून का गुसल कर लोगी तो तुम्हें इस जिस्म में रहने और अपनी मावराई शक्तियों को इस्तेमाल करने के लिए अगले 7 पहर और मिल जाएंगे, जबकि तारीख जंगल में जाने के बाद उस वक्त तक तुम्हारा ये जिस्म महफूज रहेगा। जब तक तुम वहां रहोगी वहां न सिर्फ मैं तुम्हारे लिए ताजा खून बहम पहुंचाती रहूंगी बल्कि उन लड़कियों को भी वहां ला सकती हूँ जिनमें तुम आसानी से समा सको, साकाली कहती चली गई। ओ, अगर तुम ऐसा कर सकती हो तो जाओ और मेरी मतलूबा लड़की को यहाँ ले आओ, मैं अभी उसके जिस्म में समा जाऊंगी, शंकारा ने कहा। तो साकाली भयानक अंदाज में हंस पड़ी। 1 पहर में तुम्हारे लिए तुम्हारी मतलूबा लड़की को तलाश करना मेरे लिए भी मुश्किल है मेरी बच्ची, साकाली ने कहा। तो फिर कहीं से एक सफेद फार्म और एक सियाह फार्म इंसान को ले आओ, मैं उन्हें हलाक करके उनके खून का गुसल कर लेती हूँ, शंकारा ने कहा। मुझे कोई भी काम करने के लिए कम से कम 2 पहर दरकार होते हैं मेरी बच्ची, साकाला ने कहा। तो शंकारा ने बेख्तियार होंठ भींच लिए। फिर तुम क्या कहती हो? शंकारा ने सर झटक कर पूछा।